Have a nice day to my dear students and friends. Myself, known as Santalal, Associate Professor Zoology, Government Loya PG College, Churu, Rajasthan. Today, we will learn a glorified topic जो आपके फ्यूचर के ग्लोरिफिकेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और टॉपिक यानी जो कंटेंट है वो है बर्ड्स आर ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स। पक्षियों महिमा सरीसृप होते हैं या पक्षी गौरवमयी सरीसृप होते हैं, इसका टाइटल है। सभी प्रकार की कम्पिटिटिव एग्जाम और फास्ट कोर्सेज में, विशेष तौर से पीजी क्लासेज, आरपीएससी, यूपीएससी के अंदर आने वाला टॉपिक मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं। ध्यान से पढ़ना। बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत यूनिक टॉपिक है अपने आप में। और परीक्षाओं में तो बार बार ये इसकी पुनरावृत्ति होती है। अल्टरनेटिव ईयर्स में एकांतरित 1 साल के बाद दोबारा पूछा जाता है। मित्रों, सबसे पहले मैं इसका परिचय देना चाहता हूं। टी.एच. हेक्सले ने इस टर्म का कि बर्ड्स आर ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स के ऊपर कमेंट किया था, लेकिन इससे पहले डार्विन ने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के अंदर जैसे कार्य करना प्रारंभ किया था, उसके पश्चात वैज्ञानिकों का रुझान उद्विकास या इवोल्यूशन की तरफ बढ़ा और जियोलॉजिकल टाइम स्केल और पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पर उन्होंने पूर्वजों का अध्ययन किया। एक साइंस फिलोजेनी के अंदर या फिलोजेनेटिक्स। स्टार्ट कर रहा हूं टॉपिक। बर्ड्स हैव ऑफन बीन कॉल्ड ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स। पक्षियों को गौरवमयी सरीसृप के रूप में सामान्यतया जाना जाता है। दिस कमेंट वाज सजेस्टेड बाय टी.एच. हेक्सले इन 1861। 1861 के अंदर टी.एच. हेक्सले नाम के जूलॉजिस्ट ने इसका ये नाम प्रपोज किया था, सजेस्ट किया था। अल्दो द बर्ड्स आर ग्रुप्ड इन ए सेपरेट वर्टिब्रेट क्लास एविज, apart from power of flight and feathers which are connected with it, they are structurally similar to reptiles. यद्यपि बर्ड्स को एक वर्टिब्रेट की एक सेपरेट क्लास के अंदर रखा गया है जिसका नाम है एविज। इनको क्यों रखा गया है कि इनके अंदर पावर ऑफ फ्लाइट, उड़ने की क्षमता पाई जाती है। उड्डयन अनुकूलन या उड़ने की कैपेसिटी पाई जाती है। और बॉडी के ऊपर चाहे विंग हो चाहे बॉडी हो, विंग्स हो चाहे बॉडी हो, फेदर्स उपस्थित होते हैं। और ये जो इनके पूर्वज रेप्टाइल्स जो हैं जिनमें फेदर्स पाए जाते हैं, संरचना दोनों की समान होती है। स्ट्रक्चरली सिमिलर टू रेप्टाइल्स,
और रेप्टाइल्स कौन से, जो इनके पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं वो। मैंने आपको इससे पहले ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स का वीडियो लेक्चर प्रस्तुत कर दिया है। उसको सुनने के पश्चात इसको पढ़ोगे तो आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। द बर्ड्स हैव इवॉल्व फ्रॉम सम रेप्टिलियन एंसेस्टर्स। वहां मोनोफाइल ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स में मैं मोनोफाइलोजेनेटिक और डाइफाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन की बात कर रहा था, लेकिन अधिकतर जो जूलॉजिस्ट हैं उन्होंने मोनोफाइलोजेनेटिक को ही स्वीकार किया। डाइफाइलोजेनेटिक या पॉलीफिलोजेनेटिक एविडेंसेस या एंसेस्टर को अवॉइड किया, अस्वीकार किया, एक्सेप्ट नहीं किया। तो कुछ रेप्टाइल, यानी ये मान के चलो कि रेप्टाइल्स ही जो बीजोजोइक एरा के अंदर जुरेसिक पीरियड के बाद में क्रिटेशियस पीरियड जब आया था, उसके अंदर पाए जाने वाले जो डायनासोर्स थे वो विलुप्त हो गए और उनके बाद में रेप्टाइल्स का उद्भव या उद्विकास प्रारंभ हुआ था। बट दे आर बेटर इवॉल्व इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहना चाहता है? बर्ड्स हैव इवॉल्व फ्रॉम सम रेप्टिलियन एंसेस्टर्स। पक्षी जो हैं उनका उद्विकास कुछ सरीसृप पूर्वजों से हुआ है, रेप्टाइल्स लाइक एंसेस्टर से हुआ है। बट दे आर बेटर इवॉल्व इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन उनकी तुलना में पक्षियों का शारीरिक संगठन सुविकसित होता है। ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए देयर आर 3 एविडेंसेज फ्रॉम विद, आगे लिखा विद फॉसिल आर्कियोप्टेरिक्स, इसके साथ में लिंक करेंगे इसको। ये 3 जो एविडेंसेज हैं वो ये आर्कियोप्टेरिक्स में पाए जाते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स को इसीलिए, आर्कियोप्टेरिक्स के 2 जीवाश्म अभी तक मिले हैं। तीसरा जीवाश्म की चर्चा न्यूज़पेपर्स में इनमें आ रही है। आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफी का, लिथोस्फीयर यानी इनलैंड के अंदर, स्ट्रेटोस्फीयर यानी पृथ्वी के अंदर 2 मिले, जो एक तो ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है इसका फॉसिल, और दूसरा है बर्लिन म्यूजियम बर्लिन में। और इसको आर्कियोप्टेरिक्स को रेप्टाइल्स और एविज के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है, क्योंकि दोनों के लक्षण इस फर्स्ट या अर्लीस्ट या एंशिएंट जो अपने को बर्ड प्राप्त हुआ फॉसिल के रूप में, उनके अंदर दोनों के लक्षण विद्यमान हैं। इसका मतलब इस प्रकार का जो पक्षी जो विलुप्त हो गया लेकिन इसमें रेप्टाइल्स के लक्षण है, इसका मतलब अपने इनके पूर्वज यानी आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका के पूर्वज रेप्टाइल्स रहे हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द एविडेंसेस। 3 प्रकार के प्रमाण आएंगे जो हेक्सले ने जो कमेंट दिया था कि बर्ड्स आर ग्लोरिफाइड रेप्टाइल, उनको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। एनाटॉमिकल आकारिकीय रूप से कौन कौन से प्रमाण एविडेंसेस पाए जाते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल यानी भ्रूणिकी के आधार पर, और पैलियोंटोलॉजिकल यानी जीवाश्म एज ए फॉसिल्स रिकॉर्ड के आधार पर। और फॉसिल रिकॉर्ड विशेष तौर से बोन्स के बनते हैं, ये ध्यान रखना। विद फॉसिल आर्कियोप्टेरिक्स एज द ट्रांजिशनल फॉर्म पॉइंट। ये तीनों जो एविडेंसेस जो हैं वो किसके साथ में जोड़ते हैं? फॉसिल जीवाश्म आर्कियोप्टेरिक्स इज द ट्रांजिशनल फॉर्म जो होती है। अनडाउटली दैट द बर्ड्स इज हाईली स्पेशलाइज्ड डिसेंडेंट ऑफ सम रेप्टिलियन एंसेस्टर्स। बर्ड्स जो हैं, जो रेप्टिलियन एंसेस्टर्स या रेप्टिलियन जो पूर्वज हैं, उनके जो वंशज हैं वो ज़्यादा
सुविकसित विशिष्टीकृत बर्ड्स होती हैं, स्पेशलाइज्ड होती हैं। जनरलाइज्ड एक सामान्य होता है, स्पेशलाइज्ड का मतलब कोई न कोई यूनिक स्ट्रक्चर होता होगा, जैसे प्रेजेंट ऑफ फेदर्स ऑन द बॉडी, फॉरलिम मॉडिफाइड इनटू विंग्स। जंतु जगत के अंदर ऐसा कोई अन्य समूह नहीं होगा जिनके अंदर विंग्स, फॉर फॉरलेग जो है वो मॉडिफाई हो जाती है, इसलिए यहाँ शब्द काम में लिया है स्पेशलाइज्ड, विशिष्टीकृत, नॉट जनरलाइज्ड। द थ्री एविडेंसेज आर एज फॉलोज। एविडेंसेज अलग अलग लगे, ये आपके सामने एनाटॉमिकल एविडेंसेज के लिए आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका का एक मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। ये देखिए आप, इनमें रेप्टाइल्स और एविज के करैक्टर्स हैं। एस शेप्ड नेक उपस्थित होती है, बर्ड्स में भी एस शेप्ड नेक उपस्थित होती है, और बड़ी बड़ी आइज उपस्थित होती है। ये एक नेत्र दिखाई है, कर्सर के साथ रहिए, और आगे एक ये देखिए आप, बीक या चोंच है जिसमें दांत उपस्थित होते हैं। दांत उपस्थित होते हैं लेकिन पक्षियों में दांत नहीं होंगे। इट इज द रेप्टिलियन करैक्टर। अब देखिए, अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो गए, और ये पश्चपाद हैं जिसका देखिए आप एक टखना तो जो फर्स्ट जो होता है उसको तो बोलते हैं पक्षियों के अंदर हेलक्स, और बाकी के आपको एक टखना ये सेकंड, एक ये थर्ड, और ये फोर्थ हाइंड लिम्ब के अंदर 4 टखने पाए जाते हैं। और फोर लिम्स जो विंग्स होते हैं उनके ऊपर भी 3 टॉयज पाए जाते हैं, नखर युक्त पाए जाते हैं, क्लॉड होते हैं। फर्स्ट सेगमेंट, फर्स्ट ये दिख रहा है, सेकंड ये दिख रहा है, थर्ड ये दिख रहा है। तो क्लॉज एंड ऑफ द टॉयज, यानी टॉयज या टखने जो होते हैं उनके अंतिम सिरे के ऊपर नखर पाए जाते हैं, और ये भी एक रेप्टिलियन करैक्टर है। इधर देखिए, ये कंटूर फेदर्स पाए जाते हैं फोर लिम्स में, यानी फोर लिम्स आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर किस में बदल गई, फेदर्स में बदल गई। ये विंग जो हैं उनके ऊपर फेदर्स होते हैं, और ये फेदर कंटूर फेदर कहलाते हैं। ये एवियन करैक्टर हो गया, यानी पक्षियों का करैक्टर हो गया। अब देखिए, ये एक लंबी टेल है, और लंबी टेल के अंदर कॉडल वर्टिब्री है 18 to 20, 18 से लेकर के 20 तक कॉडल वर्टिब्री हैं। और ये कॉडल वर्टिब्री जो है ये तो है रेप्टिलियन करैक्टर, क्योंकि रेप्टिलिया के अंदर टेल जो होगी वो लंबी होगी और कॉडल वर्टिब्री उपस्थित होती है। और बर्ड्स के अंदर जो टेल होती है वो बहुत छोटी होती है, स्टम्पी होती है, और वर्टिब्रीज की संख्या कम या अल्प होती है। टेल के ऊपर ये देखिए आप, लॉन्ग टेल विद मैनी वर्टिब्री, इट इज द रेप्टिलियन करैक्टर। बर्ड्स में ऐसा नहीं होता। अब टेल के ऊपर फैन लाइक मैनर में, जैसे पक्षियों के अंदर फैन लाइक मैनर के अंदर व्यवस्थित जो टेल के ऊपर जो फेदर्स होते हैं उनको रेक्ट्रिसेस कहते हैं। ये एंड रेक्ट्रिसेस ऑन टेल, इट इज एवियन करैक्टर, यानी पक्षियों का एक चारित्रिक लक्षण है। इनको रेक्ट्रिसेस बोलते हैं। शरीर के विभिन्न भागों पर पाए जाने वाले जो फेदर्स होते हैं उनका अलग अलग प्रकार का नोमेनक्लेचर या नामकरण होता है। स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमिकल एविडेंसेस कौन कौन से हैं जो कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स में आपस में मिलते हैं, समान होते हैं, एलाइक होते हैं, सिमिलर होते हैं। बोथ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स हैव वेल डेवलप्ड एक्सोस्केलेटन, स्केल्स इन रेप्टाइल्स एंड फेदर्स इन बर्ड्स। दोनों में, रेप्टाइल्स में और बर्ड्स के अंदर वेल डेवलप्ड बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। रेप्टाइल्स के अंदर स्केल्स पाए जाते हैं तो पक्षियों के अंदर फेदर्स पाए जाते हैं। हैंड लिम्ब इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आर कवर्ड विद स्केल्स। हैंड लिम्ब इन द मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, पक्षियों के अंदर जो हैंड लिम्ब पाई जाती हैं उसके ऊपर स्केल्स का आवरण या स्केल्स द्वारा आच्छादित होते हैं। बीक के ऊपर भी
स्केल्स एक शीत का निर्माण कर लेते हैं पक्षियों के अंदर, बर्ड्स के अंदर। इन बोथ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स सर्वाइकल एंड थोरेसिक रिब्स प्रेजेंट, दोनों में सर्वाइकल यानी गर्दनीय और वक्षीय भाग में पाई जाने वाली पसलियां उपस्थित होती हैं। और गिजार्ड इज प्रेजेंट इन बर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स। गिजार्ड एक प्रकार की चक्की की तरह मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। आमाशय का आगे का भाग तो प्रोवेंट्रिकुलस ग्लैंडुलर पार्ट होता है और पीछे का जो होता है मस्कुलर पार्ट, जो ग्रिंडिंग या चक्की की तरह पीसने वाला, जैसे कठोर से कठोर भी भोजन होगा उसको ग्रिंडिंग के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। ये ऐसा लक्षण रेप्टाइल्स के अंदर, क्रोकोडिलिया ऑर्डर के अंदर क्रोकोडाइल्स में पाए जाते हैं, जबकि अन्य रेप्टाइल्स में नहीं पाए जाते। इन बोथ यानी बोथ का मतलब रेप्टाइल्स और बर्ड्स दोनों के अंदर सिक्कम और क्लोएका प्रेजेंट होती है। सिक्कम कॉलन और रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। सिक्कम कॉलन और रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। सिक्कम इनमें भी उपस्थित होगी, रेप्टाइल्स में भी और बर्ड्स में भी होगी, क्लोएका भी दोनों में उपस्थित होगा। अब देखिए बर्ड्स के अंदर 4 चेबर्ड हार्ट पाया जाता है, 4 2 आलिंद 2 नीले पाए जाते हैं। और ऐसा ही रेप्टाइल्स के अंदर क्रोकोडिलिया ऑर्डर में क्रोकोडाइल्स में पाए जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट इन बर्ड्स एंड स्नेक्स। यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय जो होता है, क्योंकि ये उड़ते समय वजन को, भार को सहने की क्षमता पक्षी नहीं रखते, क्योंकि इसमें बाधा उत्पन्न करते हैं, इसलिए यूरिनरी ब्लैडर अनुपस्थित होता है। और स्नेक्स के अंदर भी यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता। ये भी सिमिलरिटी आई है दोनों के बीच में। नेक्स्ट, पेक्टेन ऑक्यूलाई। पेक्टेन ऑक्यूलाई, वैसे पेक्टेन नाम दिया जाता है, ऑक्यूलाई शुद्ध तो है इसका। पेक्टेन ऑक्यूलाई इज प्रेजेंट इन द आई ऑफ बर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स। ये पेक्टेन ऑक्यूलाई क्या होती है, क्योंकि पक्षियों की और कुछ क्रोकोडाइल्स जो बताए हैं उनकी जो आंखें होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं। आई ऑर्बिट यानी ऑर्बिट्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और एवेस्कुलर होते हैं, और इनका रेटिना भी एवेस्कुलर होता है। तो पेक्टेन ऑक्यूलाई इनको न्यूट्रिशन, पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। इट इज द चीफ फंक्शन ऑफ द पेक्टेन। जबकि कुछ किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि इसका अभी तक फंक्शन का ज्ञान नहीं हो पाया है। लार्ज ऑर्बिट्स, नेत्र बड़े बड़े, आई ओपनिंग इन द स्कल, यानी स्कल के अंदर जो है आई की जो ओपनिंग्स होती हैं, नेत्र के जो छिद्र या आकार, छिद्रों के आकार जो होते हैं वो ऑर्बिट्स कहलाते हैं। ये दोनों में बड़े होते हैं। फ्लेक्सिबल रिस्ट विद सेमी लूनेट कार्पल या रिस्ट बोन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लेक्सिबल रिस्ट यानी रिस्ट का मतलब कलाई, और ये फ्लेक्सिबल होती है। क्या होती है? लचीली होती है। कलाई जो है फ्लेक्सिबल होती है। लेकिन सेमीलूनेट कार्पल नाम आया है रिस्ट बोन के बारे में, तो यहाँ सेमीलूनेट क्या होगा? enlarged element covering the proximal end of the two medianmost metacarpals, यानी प्रॉक्सिमल एंड जो होते हैं, प्रॉक्सिमल जो पार्ट होते हैं किसके? कार्पल्स या अग्रपाद जो होते हैं उनके बारे में बता रहा है। कार्पल अग्रपाद में, कार्पल मेटाकार्पल्स अग्रपाद में पाए जाते हैं। सेमीलूनेट जो कार्पल्स जो होते हैं वो 2 मेटाकार्पल्स जो मध्य में पाए जाते हैं उनको चारों ओर से कवरिंग करने का कार्य करती है। लूनेट, सेमीलूनेट कार्पल्स कहलाते हैं, जिनको रिस्ट बोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट, 3 फिंगर्ड अपोजेबल ग्रेस्पिंग मैनस। मैनस हाथ वाला है। क्या है? हाथ वाला है।
फोरलिम में पाए जाने वाला है। मैनस हैंड बोल दिया आगे, यानी जो अग्रपाद के अंदर ये देखिए 3 टखने बताए हैं, टॉयज बताए हैं। इनमें 3 फिंगर्ड अपोजेबल ग्रेस्पिंग मैनस और 4 टॉयज जिसको पेस बोलते हैं फुट में पाए जाते हैं, पश्चपाद में पाए जाते हैं, बट सपोर्टेड बाय 3 मैन टॉयज। बट मुख्य रूप से सपोर्टेड हैंड लिम्स जो हैं उनमें आलम्बन जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से ही होता है। फोर्थ देखिए आप, इस एक टहनी के ऊपर ये आर्कियोप्टेरिक्स बैठा है, फोर्थ टखना ये है। फर्स्ट इसके एकदम अपोजेबल होगा, यानी टहनी पक्षी साध क्रिया विधि पाई जाती है। आपको ध्यान है बर्ड्स के अंदर पर्चिंग मैकेनिज्म पाई जाती है, जिसमें प्रथम टखना जो होता है वो आगे की ओर होता है जिसको हेलक्स बोलते हैं, और 3 टखने जो होते हैं पीछे होते हैं लेकिन कर्वड आगे की तरफ होते हैं। ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 जो हैं वो टॉयज बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट करते हैं। क्लेविकल्स यहाँ यहाँ आगे अपने गले के नीचे की ओर, यानी पेक्टोरल गर्डल के पास में पाए जाने वाली पेक्टोरल गर्डल का ही एक पार्ट है क्लेविकल्स, जिनको कॉलर बोन कहते हैं। गर्दनीय हड्डियां जो होती हैं फ्यूज टू फॉर्म ए विश बोन दैट इज फर्कुला, और ये वी की आकृति की होती है। अल्फाबेट इंग्लिश का अल्फाबेट वी शेप्ड होता है। सेकेंडरी बोनी पैलेट प्रेजेंट, द्वितीय कस्तिल तालु प्रेजेंट, और द्वितीय कस्तिल तालु जो होता है वो मुख्य गुहा को और नासा छिद्रों को, नेजल पैसेज और बक्कल पैसेज को अलग अलग करने का कार्य करता है और हड्डियों द्वारा सुसज्जित होता है। सेकेंडरी बोनी पैलेट है ये तालु, द्वितीय कस्तिल तालु उपस्थित। ये दीज आर एनाटॉमिकल एविडेंसेज, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेज। इन both birds and reptiles egg are मेगालेशिथल, यानी योग की मात्रा अंडों के अंदर अत्यधिक होती है। अंडे लार्ज इन साइज होते हैं और कवर्ड विद हार्ड स्केल, और अंडे जो होते हैं वो चारों ओर से मोटे कवच द्वारा घिरे हुए रहते हैं। क्लीवेज या सेगमेंटेशन, विदलन जो होता है या खंडी भवन जो होगा वो अंशभंजी होगा, जिनको मीरोब्लास्टिक कहते हैं, क्योंकि यॉक एक तरफ होगा और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस एनिमल पॉल की तरफ एक छोटे से भाग में पड़े रहेंगे और वहां क्लीवेज होगा। इसलिए ये कह रहा है इन बोथ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स क्लीवेज या सेगमेंटेशन इज मीरोब्लास्टिक। डेवलपमेंट ऑफ स्केल्स एंड फेदर्स इज सिमिलर। स्केल्स एंड फेदर्स का डेवलपमेंट अगर अपन पढ़ेंगे, आगे मैं पढ़ाऊंगा मैं आपको कंपैरेटिव एनाटॉमी के अंदर, इंटीग्यूमेंट ऑफ पीसी यानी फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, जिसके अंदर दोनों स्केल्स और फेदर्स का डेवलपमेंट सिमिलर होगा, समान रूप से होगा, यानी स्टेटम मेलपिगी नामक कोशिकाओं से इनका निर्माण होगा। और ये बनने वाली जो संरचनाएं ये स्टेटम कॉर्नियम की होती हैं जो डेड या नॉन लिविंग होती हैं। नेक्स्ट, पैलियोंटोलॉजिकल जीवाश्मी एविडेंसेस, प्रमाण कौन से हैं? ये अपने को बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रदान करेंगे। पैलियोंटोलॉजिकल स्टडीज ऑफ फॉसिल बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स गिव स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट टू द रेप्टिलियन एंसेस्ट्री ऑफ द बर्ड्स। ये पैलियोंटोलॉजिकल जो एविडेंसेस जो होते हैं ये अपने को बहुत ही मजबूत प्रमाण ये देते हैं कि बर्ड्स के एंसेस्टर जो हैं वो रेप्टाइल्स रहे हैं। सिमिलरिटीज बिटवीन फॉसिल बर्ड्स एंड मॉडर्न बर्ड्स, इनको 2 बिंदुओं के अंदर पढ़ रहे हैं अपन। सिमिलरिटीज बिटवीन फॉसिल बर्ड्स, जो पक्षी विलुप्त हो गए, अभी हाल ही में विलुप्त हुआ है, एक तो डायनोर्निस और एक एपियोर्निस, और आधुनिक समय में पाए जाने वाले रेप्टाइल्स के अंदर पाई जाने वाली समानताएं कौन सी है? एन एंशिएंट दैट इज आर्कियोप्टेरिक्स, ये तो अर्लीस्ट या प्राचीन समय में पाए जाने वाला जीवाश्म था। हेस्पेरोर्निस, ये अभी हाल ही में विलुप्त हुआ है। डायनोर्निस अभी हाल ही में विलुप्त हुआ है। एंड इक्थियोर्निस एटसेट्रा फाउंड मैनी रेप्टिलियन करेक्टर्स, यानी
ये जो पक्षी जो विलुप्त हुए हैं, फॉसिल बर्ड्स जो हैं, इनके अंदर रेप्टाइल्स के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। क्या क्या? इन बोथ बॉडी वाज इलोंगेटेड एंड लिजार्ड लाइक। ये जितने भी ये यहां उदाहरण ले रहे हैं बर्ड्स का, कोई दो बोथ की जगह इन ऑल आ जाना चाहिए था, क्योंकि 3 उदाहरण ले लिए अपन ने। हेस्पेरोनिस और इक्थियोनिस की बात कर रहा है यहाँ पे, बोथ के मतलब काम में इसलिए लिया है। बॉडी इलोंगेटेड होती है, लंबी होती है, और छिपकलियों के समान होती है, लिजार्ड लाइक होती है। और दोनों के अंदर जो फॉसिल बर्ड्स होते हैं और मॉडर्न रेप्टाइल्स होते हैं, उनके अंदर जो वर्टिब्री होती है वो एम्फिशियलस होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम में पाई जाने वाली वर्टिब्रा का सेंट्रम, मुख्य बॉडी को सेंट्रम बोलते हैं। प्रत्येक वर्टिब्रा का मुख्य जो बॉडी होती है उसको सेंट्रम बोलते हैं। उनमें आगे भी गड्ढा और पीछे भी गड्ढा होता है, उसको एम्फिशियलस बोलते हैं। एम्फी मीन्स बोथ, सिल्स मीन्स कैविटी, दोनों तरफ, अग्र सिरे पर भी कैविटी, पश्च सिरे पर भी कैविटी। सच टाइप ऑफ द वर्टिब्री इज नोन एज एम्फिशियलस वर्टिब्री। रेप्टाइल्स के अंदर प्रोसिलस वर्टिब्री पाए जाते हैं, अग्रगर्ती पाए जाते हैं, लेकिन बर्ड्स के अंदर एम्फिशियलस वर्टिब्री पाए जाते हैं। और मैमल्स के अंदर एम्फीप्लेटियन एगर्ती पाई जाती हैं। यहाँ देखिए आप, ये जो इनके जो मॉडर्न रेप्टाइल्स जो हैं, फॉसिल बर्ड्स जो हैं, इन दोनों के बीच में एम्फिशियलस या उभयगर्ती कशेरुकाएं पाई जाती हैं। टेल लॉन्ग विद 80 to 20 कॉडल वर्टिब्री। लंबी टेल और कॉडल में पाई जाने वाली वर्टिब्री या कशेरुकाओं की संख्या 18 से 20 होती है। ईच हाइंड लिम्ब हैड 4 क्लॉड डिजिट्स। प्रत्येक पश्चपाद के अंदर 5 नखर युक्त डिजिट्स पाई जाती है। और फ्लेंजियल फॉर्मूला होगा 2, 3, 4, 5। अंगुलियां 2, 3, 4, 5 की संख्या होती है। द शेप ऑफ द स्कल वाज सेम इन बोथ। स्कल की जो शेप होती है वो दोनों में समान होती है। किन में? फॉसिल बर्ड्स और मॉडर्न रेप्टाइल्स में। अब आ रहा है सिमिलरिटीज बिटवीन फॉसिल रेप्टाइल्स एंड मॉडर्न बर्ड्स। अब फॉसिल्स रेप्टाइल्स और मॉडर्न बर्ड्स के बीच के अंदर पाई जाने वाली समानताएं। मैनी फॉसिल्स रेप्टाइल्स वर अडेप्टेड टू एरियल मोड ऑफ लाइफ। बहुत सारे ऐसे फॉसिल रेप्टाइल्स हैं, जीवाश्मीय सरीसृप होते हैं, जो कि उड़न अनुकूलन या एरियल अडेप्टेशन के लिए अनुकूलित हुए, जैसे डायनासोर्स होते हैं, कुछ टोरासॉर्स होते हैं, एटसेट्रा। पॉसिबली अभी ताज़ा हाल ही में एक डायनासोर मिला है चाइना के अंदर। पॉसिबली फेदर डायनासोर्स वर रिसेंटली फाउंड इन चाइना। संभवतया एक फेदर्ड यानी फेदर युक्त, पर युक्त डायनासोर्स वर रिसेंटली फाउंड इन चाइना। इट अपियर्स दैट मैनी, ये देखो यहां आ रहा है कोलुरोसारस वर क्लॉक्ड इन एन एक्सटर्नल फाइब्रस कवरिंग दैट कुड बी कॉल्ड प्रोटोफेदर्स। यानी ये कोलुरोसारस प्रकार के जो अपने को जीवाश्म मिले हैं चाइना के अंदर रिसेंटली, वो शरीर चारों ओर से छोटे छोटे फेदर्स के द्वारा, फाइब्रस कवरिंग या फेदर्स के द्वारा ये आच्छादित होते हैं। क्लॉक्ड का मतलब CLOKD का मतलब आच्छादित होते हैं। और उन फाइब्रस कवरिंग को प्रोटोफेदर्स नाम दिया गया, प्रिमिटिव फेदर्स नाम दिया गया। ये अभी हाल ही में जीवाश्म ये चाइना में मिला है। द आइडियाज अंडर विच इवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स टुक प्लेस फ्रॉम ए रेप्टिलियन स्टॉक आर नॉट प्रॉपरली अंडरस्टूड एट प्रेजेंट। जो आइडिया सजेस्ट TH हेक्सले ने कहा, या इवोल्यूशन अपन बात करें कि पक्षियों का उद्विकास रेप्टिलियन एंसेस्टर से हुआ है, ये अभी तक प्रॉपरली नॉट अंडरस्टूड एट प्रेजेंट। वर्तमान समय तक अभी भी यानी एक समस्या बनी हुई है कि कौन सा रेप्टिलियन स्टॉक या एंसेस्टर था जिसके कारण से ये बर्ड्स
बनी है। वाट एवर, जो कुछ भी हुआ, वाट एवर मे बी द मोड और डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन ऑफ बर्ड्स फ्रॉम ancestral reptiles, the modern birds show a marked superiority over the reptilian ancestor. जो भी कैसे भी हुआ, पक्षियों का उद विकास रेप्टाइल से हुआ है, लेकिन पक्षियों की तुलना के अंदर रेप्टाइल्स जो होते हैं उनके अंदर जो लक्षण पाए जाते हैं वो ज़्यादा श्रेष्ठता वाले होते हैं। वो वेल मार्क्ड यानी मार्क्ड सुपीरियरिटी ओवर द रेप्टिलियन एंसेस्टर। जो इनके एंसेस्टर, रेप्टिलियन एंसेस्टर्स जो थे, पूर्वज जो थे बर्ड्स के, उनकी तुलना में ये श्रेष्ठता प्रकट करते हैं। ये आ रहा है मेन पॉइंट जो टी.एच. एक्सेल ने दिया था। सम ऑफ द मेन चेंजेस लीडिंग टू द सुपीरियरिटी और ग्लोरिफिकेशन ऑफ बर्ड्स ओवर रेप्टाइल्स आर एज फॉलोज। सम ऑफ द मेन चेंजेस, कौन कौन से परिवर्तन हुए जो कि ये दिखाते हैं कि रेप्टाइल्स की तुलना में और पक्षी जो होते हैं वो ज़्यादा श्रेष्ठ या ग्लोरिफिकेशन शो कर रहे हैं, गौरवमयी शो प्रदर्शित कर रहे हैं, वो है लक्षण आ रहे हैं आगे। फर्स्ट, वाइल्ड रेप्टाइल्स आर जनरली स्लगिश, सुस्त होते हैं रेप्टाइल्स। कोल्ड ब्लडेड होते हैं यानी शीत रक्तीय होते हैं, वातावरण के टेम्परेचर के अनुसार बॉडी का टेम्परेचर वातावरण के अनुसार, एनवायरनमेंट के अनुसार बॉडी का टेम्परेचर बदलता रहता है। इस प्रकार के जंतुओं को असमतापी या पोइकिलोथर्मल या पोइकिलोथर्मस कहते हैं। बर्ड्स आर एक्टिव या एजाइल, पक्षी जो होते हैं वो एक्टिव सक्रिय और एजाइल यानी सक्रिय ये होते हैं। वार्म ब्लडेड होम्योथर्मस होते हैं, समतापी होते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर सदैव 46 या 45 या 50 के बीच में मेंटेन रखने का कार्य करते हैं। अलर्ट, हैविंग मोर लाइफ इन देम देन एनी अदर लिविंग क्रिएचर, यानी जो भी जंतु जगत में या जो जीवित जो प्राणी जितने बने हैं उनकी तुलना में ये बहुत सावधानी से जीवन यापन करने वाले पक्षी जो हैं, जीवन यापन करने वाले अन्य लिविंग क्रिएचर यानी अन्य जीवित प्राणियों की तुलना में ये श्रेष्ठ होते हैं। दे हैव हायर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, हाई टेम्परेचर होगा तो मेटाबॉलिज्म हाई टेम्परेचर होगा, जंतु एक्टिव ज़्यादा होगा, उपापचय की दर ज़्यादा होगी क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज हायर एंड कोरिलेटेड केयरफुली रेगुलेटेड हाई बॉडी टेम्परेचर, जो कि हाई बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में सहायता करती है। वार्म ब्लडेडनेस कीप देम इक्वली एक्टिव थ्रू आउट द ईयर, वार्म ब्लडेड समतापीय यानी बॉडी के ब्लड का टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण से इनको पूरे वर्ष भर इनको सक्रिय बनाए रखने में मदद करता है। सेकंड, बर्ड्स शो ए मोर रैपिड लोकोमोशन ड्यू टू पावर ऑफ लाइट, बर्ड्स के अंदर बहुत द्रुत गति से लोकोमोशन या गमन होता है और वो कारण है इसमें उड़ने की क्षमता पाई जाती है, पावर ऑफ फ्लाइट पाई जाती है। परहैप्स शायद आल्सो द मोस्ट एफिशिएंट इन द एनिमल किंगडम एनिमेलिया, शायद जंतु जगत के अंदर ये पहले ऐसे जंतु बने होंगे जिसके अंदर इस प्रकार की एफिशिएंसी या कैपेसिटी पाई जाती है। थर्ड, द ओरिजिन ऑफ एवियन फेदर्स फ्रॉम रेप्टिलियन स्केल्स आर डेफिनेटली एन एडवांस, रेप्टाइल्स के अंदर बॉडी कवर्ड विद स्केल्स, बर्ड्स के अंदर जो फेदर्स होते हैं उनका जो ओरिजिन जो होता है वो निश्चित रूप से इन एडवांस फॉर्म में होता है। इट हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर बर्ड्स टू फ्लाई, फेदर बनने के कारण से पक्षियों को उड़ने में ये मदद करते हैं। और फेदर्स बॉडी की इंसुलेटिंग फेदर कवरिंग बनाती हैं। इंसुलेटिंग फेदर कवरिंग का मतलब है बॉडी के टेम्परेचर बाह्य वातावरण से बॉडी के अंदर नहीं जा सकता, अपनी बॉडी का टेम्परेचर बाहर नहीं निकल सकता। ये इंसुलेटिंग की तरह कार्य करने वाले फेदरी कवरिंग होते हैं और प्रिजर्व बॉडी हीट एंड मेक द बर्ड वार्म ब्लडेड। इस कारण से पक्षी जो होते हैं वो हमेशा समतापीय बने रहते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर से
न तो हीट बाहर निकलती है और न बाहर से अंदर आने देते हैं। एक इंसुलेटिंग लेयर का निर्माण कर लेते हैं। कौन? फेदर्स यानी पर, जो बॉडी के ऊपर, विंग्स के ऊपर पाए जाते हैं। इनोगेशन ऑफ फेदर्स ऑन फोरलिम्स हैज मॉडिफाइड देम इनटू विंग्स फॉर फ्लाइट। अब देखिए आप, फोर विंग्स किससे बने? अगर 5 पंखों में रूपांतरित होने के कारण से बने और उनके ऊपर भी फेदर्स पाए जाते हैं। थस द वैरायटी और कलरेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ द फेदर्स, कई प्रकार के फेदर्स होते हैं। मैंने आपको पहले बताया है, कंटूर फेदर, फ्लिप्लूम, रेक्ट्रिसेज, जो भी हैं सभी के बारे में अगर अपन पढ़ेंगे तो एक टॉपिक अलग बनता है। जितनी भी वैरायटी पाई जाती हैं, जितने भी कलर्स पाए जाते हैं, वो जो रेप्टाइल्स के अंदर यूनिफॉर्म अवस्था में, एक अवस्था, एक रंगीय जैसे अवस्था में या स्केल्स जो उपस्थित होते हैं उसकी तुलना में ये एक एडवांस लक्षण दिखा रहे हैं कि फेदर्स जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के रंग वाले होते हैं, कलर्ड वाले होते हैं, रंगों वाले होते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट आ रहा है, बर्ड्स लाइक मैमल हैव कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट विद डबल सर्कुलेशन in which there is no mixing of pure या oxygenated and impure deoxygenated bloods। बर्ड्स स्तनधारियों जैसे 4 हृदय कक्षों वाले होते हैं, कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट वाले होते हैं, 2 ऑरिकल्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, और शुद्ध और अशुद्ध, इम्प्योर और प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में कभी भी नहीं पाए जाते, तो इसमें डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। वेयर एज द वेंट्रिकल्स इम्परफेक्टली डिवाइडेड इनटू मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स, अधिकतर जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके अंदर जो वेंट्रिकल जो होता है वो अपूर्ण रूप से अविभाजित होता है। इसलिए कक्षों की संख्या, हार्ट में चैम्बर्स की संख्या रेप्टाइल्स के अंदर 3.5 होती है या 3 होती है। सिर्फ क्रोकोडिलिया ऑर्डर के अंदर पाए जाने वाले क्रोकोडिलियंस जो होते हैं वो 4 चैम्बर्ड हार्ट वाले होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले पाए जाते हैं। ओनली ए सिंगल सिस्टेमिक आर्क दैट ऑफ द राइट साइड परसिस्ट इन बर्ड्स वेयर बोथ द सिस्टेमिक आर्केज आर प्रेजेंट इन रेप्टाइल्स। पक्षियों के अंदर और मैमल्स के अंदर एक ही सिस्टेमिक आर्क पाया जाता है, और एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर 2 ये क्या सिस्टेमिक आर्क पाए जाते हैं। अब सिस्टेमिक आर्क के बारे में पढ़ना चाहें तो क्या है? ए पेयर ऑफ ब्लड वेसल्स होती हैं इन द एम्ब्रियो ऑफ टेट्रापोड। टेट्रापोड चतुष्पादी जो होते हैं उनके भ्रूण में पाई जाने वाली एक जोड़ी ब्लड वेसल्स होती हैं, दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम aorta टू ट्रंक एंड हैंड लिम्ब, जो क्या करती हैं, महाधमनी aorta से जो हैं उनको ब्लड को ले जाती हैं धड़ में और पश्चपादों में। और ये बताई दिया कि अडल्ट एम्फीबियंस जो होते हैं रेप्टाइल्स के अंदर तो होते हैं वो उनकी संख्या 2 होती है, और बर्ड्स और मैमल्स के अंदर संख्या इनकी 1 होती है। तो ये सिस्टेमिक आर्क के बारे में यहाँ जिक्र किया है। 5th पॉइंट, रीनल पोर्टल सिस्टम इज वेल डेवलप्ड इन रेप्टाइल्स बट वेस्टिजियल इन बर्ड्स। वर्क निवाहिका तंत्र जो होता है वो रेप्टाइल्स में सुविकसित होता है, बर्ड्स में अवशेषी होता है, और ये मैमल्स में तो बिल्कुल ही अनुपस्थित होगा। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज हाईली इवॉल्व्ड। ये सबसे ज़्यादा, जब पक्षी जो होते हैं श्वसन की क्रिया करते हैं तो फेफड़े पूर्णतः खाली हो जाते हैं। एक्सपायरेशन करते हैं जब हवा बाहर निकालते हैं, इंस्पायरेशन करते हैं तो फेफड़े भर जाते हैं, और एक्सपायरेशन करते हैं, बाह्य श्वसन करते हैं तो फेफड़े खाली हो जाते हैं। इसका मतलब फेफड़ों के अंदर एयर सैक्स डेवलप हो जाते हैं, फेफड़ों से एयर सैक्स डेवलप हो जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एयर को एकत्रित करने के लिए। इसलिए फेफड़े तो खाली जाते हैं लेकिन एयर सैक्स खाली नहीं होते, और शरीर का कोई अंग या तंत्र ऐसा नहीं होगा पक्षियों का जिसके अंदर एयर सैक्स
प्रवेश नहीं किए हुए हों, चाहे वो हड्डियां भी क्यों न हो, बोन्स भी होती हैं, उनके अंदर भी एयर सैक्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तो मित्रों, यहाँ ये पॉइंट जो आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज हाईली इवॉल्व्ड देन द रेप्टाइल्स। The lungs, with the development of air sacs, bring about complete aeration. वायु संचरण, कंप्लीट पूर्ण वायु संचरण के समय ये खाली हो जाते हैं, लेकिन एयर सैक्स के अंदर वायु हमेशा भरी रहती है। आर मेनी टाइम्स मोर इफेक्टिव देन दोज ऑफ द रेप्टाइल्स। ये रेप्टाइल्स की तुलना में कितने गुणा या गुणात्मक दृष्टि से या मेनी टाइम्स मोर इफेक्टिव होते हैं। किस में? रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिहाज से देखा जाए तो 7th कैरेक्टर ले रहे हैं। बर्ड्स हैव इवॉल्व्ड, बर्ड्स हैव डेवलप्ड द वॉइस विद ऑल द वेरिड फीचर्स ऑफ सॉन्ग्स एंड कॉल्स इन कंट्रास्ट टू द साइलेंट रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जो होते हैं वो तो साइलेंट होते हैं, कोई प्रकार की कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं करते, लेकिन पक्षी जो होते हैं वो भिन्न प्रकार के समय में अलग अलग ब्रीडिंग सीजन के लिए अलग, या कोई शत्रु आक्रमण करता है तो उस समय अलग अलग प्रकार की अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए अलग प्रकार के ये कॉल्स और सॉन्ग्स जो लंबे या सुविकसित अवस्था में बर्ड्स के अंदर आवाज निकलती है। सॉन्ग्स जब सिंगिंग, और ये इनमें एक विशेष ऑर्गन होता है सिरिंक्स, उसके द्वारा ये प्रोड्यूस होती है। एक मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर वाइब्रेशन होने के कारण से सॉन्ग और कॉल ये अलग अलग समय, रेप्टाइल्स जो साइलेंट होते हैं उसकी तुलना में बर्ड्स जो होते हैं वो ये ध्वनियाँ साउंड प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं। किडनीज आर मेटानेफ्रिक बट फाउंड टू स्पेसिफिक पार्ट। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, मेटानेफ्रिक किडनी होगी, रेप्टाइल्स में भी होगी, मैमल्स में भी होगी, लेकिन दो विशेष भाग हो जाएंगे जो पक्षियों में तो पाए जाते हैं लेकिन रेप्टाइल्स में नहीं पाए जाते। प्रत्येक नेफ्रॉन के 2 पार्ट होंगे, एक को बोलते हैं यूरिनिफेरस ट्यूबुल्स, रिलेटिवली लॉन्गर होती है, और सेकंड ए यू शेप्ड पीस होता है जिसको लूप ऑफ हेनले ने खोजा था, इसलिए हेनलेज बोलते हैं। और ये हेनले लूप या नेफ्रॉन के मिडल पार्ट में यू की आकृति का बना हुआ लूप ऑफ हेनलेज पाया जाता है। ऐसा रेप्टाइल्स में नहीं पाया जाता। दिस कंडीशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ मैमल्स। इस प्रकार की जो कंडीशन स्थिति जो है ये स्तनधारियों से मिलती जुलती है। नेक्स्ट, ब्रेन इज बिग इन साइज विद वेल डेवलप्ड ऑफ सेरेबेलम एंड सेरेब्रम। ब्रेन जो होता है वो आकार में बड़ा होता है, किसकी तुलना में? पक्षियों की, रेप्टाइल्स की तुलना में। और सेरेब्रम और सेरेबेलम जो होते हैं वो सुविकसित होते हैं। सेंस ऑफ साइट और हियरिंग इज वेल मार्क्ड या डेवलप्ड। देखो, देखने की क्षमता कीन या तीक्ष्ण होती है पक्षियों के अंदर, और सुनने की क्षमता भी बड़ी तीक्ष्ण होती है, और इन पक्षियों को पूर्वानुमान चल जाता है कि आगे कौन सी घटना घटित होने वाली है। इसका मतलब लाखों किलोमीटर दूर कोई घटना घटित आ रही है, भूकंप आ रहा है, अर्थक्वेक कहीं आ रहा है, तो उसका पता भी पक्षियों को यहाँ बैठे, लाखों किलोमीटर दूर बैठे पक्षियों को पता चल जाता है। तो सेंस ऑफ साइट और हियरिंग कैपेसिटी इज वेल मार्क्ड इन बर्ड्स देन रेप्टाइल्स। आईज आर मोर एफिशिएंट विद बेटर पावर ऑफ अकोमोडेशन। पक्षियों के अंदर जो आंखें जो होती हैं वो बेहतर संयोजन करने के लिए ज़्यादा सुविकसित होते हैं। इंटरनल ईयर्स पजेज कोक्लिया विद एन ऑर्गन ऑफ कोटाई एंड देयरफॉर आर बेटर डेवलप्ड।
ये रेप्टाइल्स की तुलना के अंदर इंटरनल ईयर जो होता है उसमें जो कोकलिया होती है उसमें एक ऑर्गन ऑफ कॉर्टाइज होता है। ये कोकलिया के अंदर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाइज होते हैं, इनके पास में क्या आती हैं, बाहर से वाइब्रेशंस आती हैं और बाहर से जो भी वाइब्रेशंस आती हैं उनके अकॉर्डिंग ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाइज जो है वो नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस करती है और उनके अनुसार रिस्पॉन्ड करती है। नेक्स्ट, बर्ड्स एग्स रिजेंबल दोज ऑफ रेप्टाइल्स बट डिफर इन द मैनी ऑफ देम आर कलर्ड। बर्ड्स और रेप्टाइल्स के जो एग्स होते हैं, अंडे जो होते हैं, वो लगभग समान रिजेंबल्स होते हैं। रिजेंबल यानी समान होते हैं, लेकिन बर्ड्स के जो अंडे होते हैं वो रंगीन या कलर्ड होते हैं। ये एक एडवांस कैरेक्टर है। बर्ड्स possesses हायर ग्रेड ऑफ इंटेलिजेंस एंड बिहेवियर पर्टिकुलरली अननोन इन रेप्टाइल्स सच एज। बर्ड्स के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस, कैपेसिटी, बौद्धिक क्षमता पाई जाती है और अनेक प्रकार के बिहेवियर, व्यवहारों को प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकली ये प्रदर्शित करती है। लेकिन ऐसा व्यवहार जो है वह रेप्टाइल्स पे नहीं पाया जाता, ऐसा इंटेलिजेंस भी रेप्टाइल्स पे नहीं पाया जाता। वो 5 पॉइंट कौन से हैं वो आ रहे हैं। 12th जो पॉइंट है उसके सब पार्ट हैं। पेरेंटल केयर एंड एक्सट्रीम इमोशन इन प्रिपरेशन ऑफ मोर और लेस इलाबोरेट नेस्ट। पैतृक रक्षण का गुण सरीसृपों में और लिजार्ड्स में नहीं पाया जाता, जबकि पक्षियों में वेल मार्क्ड होता है। और एक्सट्रीम इमोशन इन प्रिपरेशन ऑफ मोर और लेस इलाबोरेट नेस्ट, घोंसले बना करके पक्षी जो हैं वो अपने बच्चों के लिए, अपने भावनात्मक लगाव करने के लिए घोंसले बनाते हैं पेरेंटल केयर के लिए। while most reptiles leave their eggs to hatch in ordinary environment conditions। पक्षी जो होते हैं वो अपने जो अंडे जो होते हैं वो एक साधारण वातावरणीय कंडीशन के अंदर छोड़ दिया जाता है और वहाँ अपने आप अंडों की हैचिंग यानी एग सेल से एम्ब्रियो का बाहर निकलना हैचिंग कहलाता है या प्रस्फोटन कहलाता है। ऐसा पक्षियों के अंदर देखिए, पक्षी खुद इनक्यूबेट करते हैं, अंडों को सहते हैं और अंडों को सहने के बाद में हैचिंग करने के बाद में जो कवच होता है उसको कई दूर फेंक के आते हैं ताकि शत्रु को पता नहीं लग जाए कि यहाँ पर कोई जीवित प्राणी उपस्थित है, क्योंकि कवच को देख कर की भी पहचान कर सकते हैं कि यहाँ कोई न कोई प्राणी का बच्चा या शिशु उपस्थित है। तो शत्रु से बचाव करने के लिए ये पक्षी जो होते हैं वो अंडों का इनक्यूबेट भी करते हैं और इंश्योरिंग हैचिंग एंड बेटर सर्वाइवल, इंश्योर भी करते हैं हैचिंग को, यानी अंडे की झिल्ली यानी एग सेल को तोड़ करके जो बच्चे बाहर निकलते हैं और उनको बेटर रूप से, श्रेष्ठ रूप से जीने के लिए कई दिनों तक अपने साथ बच्चों को रखते हैं, जब तक दाना पानी चुगने और उड़ने लायक उनके बच्चे न हो जाए। ऐसा लक्षण पक्षियों में ही पाया जाता है और जंतु जगत में रेप्टाइल तो क्या किसी में नहीं पाया जाता। मनुष्य में भी ऐसा लक्षण नहीं पाया जाता, मनुष्य में भी इसकी तुलना में नहीं कम पाया जाता है, ये मान के चलो आप। अब आ रहा है पीरियोडिक माइग्रेशंस और वांडरिंग टू एंड फ्रो देयर विंटर एंड समर अबॉर्ड्स, यानी विंटर और समर जो आवास होते हैं उस समय बर्ड्स होते हैं वो अंतरालिक रूप से पीरियोडिकली या कालानुक्रम या समय चक्र के हिसाब से ये इधर से उधर माइग्रेट कर सकते हैं पक्षियों के अंदर। मोनोगेमस लाइफ विद सिलेक्टेड मैटिंग कटशिप बिहेवियर एंड अफेक्शन फॉर द मैट। मोनोगेमस लाइफ यानी एक पत्निक जीवन, जैसे पिजन में, कबूतर में पाया जाता है, हमेशा एक पत्निक होता है।
कभी भी मेटिंग के लिए यानी सेक्सुअल सिलेक्शन के लिए दूसरी फीमेल को जीवन में कभी भी स्वीकार नहीं करता। अगर फीमेल, एक कपल होता है उसमें अगर फीमेल की मृत्यु हो जाती है तो मेल कभी भी दूसरी फीमेल को मेटिंग के लिए सेलेक्ट नहीं करता है। मोनोगेमस लाइफ विद सिलेक्टेड मेटिंग, कर्टशिप बिहेवियर। कर्टशिप बिहेवियर मतलब यूँ मान के चलो, हिंदी में बोलते हैं प्रणय के लिए निवेदन, प्रणय निवेदन या प्रेमालाप जो होते हैं ये कर्टशिप बिहेवियर होता है। और अफेक्शन लगाव होता है फॉर द मेट, मेल और फीमेल के बीच में मेटिंग करने के लिए आपस में लगाव होता है। नेक्स्ट, सिंगिंग एंड मेटिंग कॉल्स ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। ब्रीडिंग यानी जब प्रजनन ऋतु होती है इनकी, उस समय नर और मादाओं में, अलग अलग पक्षियों में अलग अलग प्रकार की विशेषताएं होंगी। उस समय मेटिंग कॉल्स यानी आवाज देते हैं अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये लक्षण। थस वी कैन नॉट, अब ये अपन ने एडवांस करेक्टर पढ़े हैं, रेप्टाइल्स की तुलना में एविज के अंदर ज्यादा श्रेष्ठ लक्षण अपन ने पढ़ लिए हैं। थस वी कैन नॉट इग्नोर द कमेंट गेव बाई हेक्सले। हेक्सले ने जो कमेंट दिए थे, उन जो कमेंट दिया था कि बर्ड्स आर ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स, उनको कभी अपन इग्नोर नहीं कर सकते। दैट बर्ड्स आर ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स। अब सम सजेस्टेड रीडिंग्स बता रहा हूं मैं आपको, जिसकी मैंने मदद ली है। अली सालिम 1972, द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बॉम्बे। वह मुंबई नाम पड़ गया है। बॉम्बे वाला कोई सुने तो नाराज मत होना, लेकिन अभी तक यहाँ बॉम्बे छपा हुआ है, वैसे मुंबई के नाम से पुकारा जाता है। वॉन टाइनी डॉट जे एंड बर्गर डॉट ए डॉट जे इन 1959, फंडामेंटल ऑफ ऑर्निथोलॉजी यानी पक्षियों का अध्ययन कराने वाले विज्ञान को, द साइंस विच द डील द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी। ये जो पुस्तक जो है ये जॉन विली एंड सन्स न्यूयॉर्क से पब्लिश होने वाली है। और एक इंडियन ऑथर, ये ऊपर वाला भी इंडियन ऑथर है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, डॉक्टर सालिम अली वाज वेरी ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट इन द वर्ल्ड। बहुत ज्यादा कार्य किया था, बहुत कठिन कार्य किया था, और अपना संपूर्ण अमूल्य जीवन जो है वो पक्षियों में ही, पक्षियों के व्यवहार के बारे में ही पूरा जीवन खपा दिया था, व्यतीत किया था। मैं सैल्यूट करता हूं इस प्रकार के ऑर्निथोलॉजिस्ट को, और आज दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं उनका आत्मसम्मान और सैल्यूट कर रहा हूं। और एक आर.एल. कोटवाल साहब की, लेट आर.एल. कोटवाल की रस्तोगी पब्लिकेशन मेरठ से प्रकाशित होने वाली एक बुक है, मॉडर्न टेक्स्ट बुक ऑफ वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स भी आती है। इन ये बुक्स मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ रीडिंग के लिए कि इनकी आप मदद ले सकते हैं। ये हुआ अपना टॉपिक कि बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल, यानी पक्षी जो हैं वो गौरवमयी या महिमा सरीसृप होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मित्रों, बहुत शानदार टॉपिक है, लंबा जरूर होगा, मेरे को पता नहीं कितना लंबा बना है। इसको टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, क्योंकि टुकड़ों में तोड़ने के पश्चात समझ में नहीं आता है। आप जो नियमित रूप से वीडियोज को वॉच कर रहे हैं उनको मेरी ओर से तहे दिल से आभार और शुभकामनाएं, और इस वीडियो को वॉच करने के लिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।